नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। ब्रिटिश शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं ने जोर पकड़ा। मंत्रिमंडल विस्तार पर गरमाई सियासत। मुख्यमंत्री बोले वह पार्टी अध्यक्ष से करेंगे बात। सचिवों की मौजूदगी से भड़के उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक। बैठक छोड़ी, महाकुंभ को लेकर हो रही थी। सीमांत जनपद में टिड्डी दल का आतंक बढ़ा। पिथौरागढ़ में टिड्डी दल का आतंक चट कर दी मक्का और धान की फसल। बद्रीनाथ हाईवे बंद। कोटद्वार में कार बरसाती नाले में बही। कुमाऊं में 34 सड़कें मलबे से बंद। नदियां उफान पर। उत्तराखंड में आफत की बारिश। आज 10 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज जोन अलर्ट। कुछ क्षेत्रों में बिजली गिरने की आशंका। और अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए सितंबर से शुरू हो सकती है चारधाम यात्रा। देवस्थानम बोर्ड के सीईओ ने दिए संकेत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी शुरुआत करती है बड़ी खबर के साथ। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गूगल सीईओ को पत्र लिखा है। सीईओ सुंदर पिचाई से आईटी सेक्टर में निवेश करने का अनुरोध किया गया है। उत्तराखंड सरकार पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। सीएम त्रिवेंद्र ने गूगल प्रबंधन से समन्वय रखने के भी निर्देश दिए। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गूगल सीईओ को पत्र लिखा है। सीईओ सुंदर पिचाई से आईटी सेक्टर में निवेश करने का अनुरोध किया गया है। उत्तराखंड सरकार हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। सीएम त्रिवेंद्र ने गूगल प्रबंधन से समन्वय रखने के भी निर्देश दिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में होने जा रहे महाकुंभ को लेकर आज उत्तराखंड सचिवालय में बुलाई गई अहम मीटिंग को कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक छोड़कर चले गए। आपको बता दें कि आगामी महाकुंभ को लेकर तमाम विभागों के अधिकारियों को बुलावा भेजा गया था, लेकिन 12:30 बजे शुरू होने वाली बैठक में सिर्फ चुनिंदा अधिकारी ही नजर आए, जिसको लेकर माननीय मंत्री का पारा चढ़ गया। इसके बाद मदन कौशिक ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और खरी खोटी सुनाकर सचिवालय से बैठक छोड़कर चले गए। इस बैठक में कुंभ में कार्य कर रहे तमाम विभागों के अधिकारियों को बुलाया गया था, जिसमें लोक निर्माण विभाग, परिवहन, साथ ही हरिद्वार जनपद में कुंभ में तैनाती के अधिकारियों को भी बुलाया गया था। कुछ अधिकारियों को तो यहाँ पर मौजूद रहे, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में नहीं पहुंच पाए, जिसको लेकर मदन कौशिक ने जमकर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए अपनी नाराजगी जताई। ठीक नहीं है स्थिति भाई। अब क्यों नहीं आते अधिकारी जब बैठक में हमने बैठक बुलाई? क्या मतलब अधिकारी का नाम है? अगर अधिकारी को नहीं सकते आने का तो क्यों बुलाऊं मैं बैठक? क्योंकि मुझे जरूरी समीक्षा करनी। अधिकारियों को इतनी भी चिंता नहीं कि वो काम कर, उनको जाकर बैठ, कौन से अधिकारी ने वहां जाकर बैठक बुलाई? नहीं भाई, सुधांशु जी है, सारे सचिव, कहाँ सचिव ऊर्जा? ठीक नहीं है स्थिति भाई। अब क्यों नहीं आते अधिकारी जब बैठक में हमने बैठक बुलाई? क्या मतलब अधिकारी का नाम है? देहरादून में मुख्यमंत्री रावत ने चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड पर उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है और वही बोर्ड का गठन राज्य गठन के बाद सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम बताया है। सरकार का ये भी दावा है कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर गठन किया गया था। बोर्ड का गठन सभी तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज के हक पूरी तरह से सुरक्षित है। चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर हुई थी और कुछ दिन पहले उसका निर्णय न्यायालय द्वारा सुरक्षित कर लिया गया था और आज इसको ओपन किया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायालय के निर्णय पर सबको विश्वास होगा, सबको विश्वास करना चाहिए। अब तो सरकार और न्यायालय दोनों का निर्णय एक जैसा हो गया है। उत्तराखंड में कोविड के चलते अभी तक जो चिंताएं थी वो राज्य सरकार की थी कि कैसे जनता को इस वायरस से बचाया जा सके।
लेकिन अब कोरोना ने सेना के जवानों को भी अपनी निशाने पर लेना शुरू कर दिया है, जिसमें अभी तक देहरादून में 150 के करीब सेना के जवान कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। सैनिकों में फैलते इस संक्रमण पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी लगातार सेना के अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं और हर जरूरी सामान सेना को मुहैया कराया जा रहा है। आपको बता दें कि सेना के जवानों में फैलते कोविड संक्रमण को लेकर मोदी भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से इसको लेकर बात भी कर चुके हैं, जिसके बाद अब सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। देखिए, हम सेना के लगातार संपर्क में हैं और जो भी नागरिक प्रशासन की तरफ से उनको मदद की आवश्यकता होती है, चाहे वो दवाई हो, मास्क हो, वीटीएम किट हो या एंटीजन किट हो, जो भी उनकी डिमांड आती है हम उसको तुरंत पूरा कर रहे हैं। और उसके अलावा जो सैन्य क्षेत्र पे हैं वहाँ पर जाकर के हम खुद निगरानी कर रहे हैं और वहाँ के चिकित्सक बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी सेना के जवान हैं, डोकलाम विवाद के बाद से भारत और चीन के रिश्ते में खटास का असर केवल सरकार पर नहीं बल्कि आम लोगों पर भी दिखाई दे रहा है। इसका ही एक नतीजा है कि बाजारों में चीनी सामान का बहिष्कार हो रहा है और वहीं राखी त्योहार को लेकर नैनीताल के बाजारों में राखी की दुकानें सजने लगी हैं। लेकिन कोविड-19 के कारण बाजारों में रौनक नहीं है। हालांकि बहनें मास्क पहनकर अपने भाइयों के लिए राखियां खरीद रही हैं। बाजारों में राखी विक्रेताओं ने चाइनीज राखियों का पूरी तरीके से बहिष्कार करते हुए हैंडमेड राखियां भी बेच रही हैं, तो वही ग्राहक को भी स्वदेशी राखियां ज्यादा लुभा रही हैं। बहनें भी चाइनीज सामान के विरोध में उतर आई हैं। में तो कोई है नहीं, तो मैं राखी ले रही हूँ और उनको पोस्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ खास एक्साइटमेंट दिख नहीं रहा अभी कोविड की वजह से। काफ़ी कम क्राउड है, काफ़ी कम लोग हैं, लेकिन यहाँ राखियाँ बहुत सुंदर आ रही हैं। चाइनीज़ राखियाँ तो नहीं है, सब आई थिंक मेड इन इंडिया ही राखियाँ हैं और बहुत खूबसूरत है। बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी नगर पंचायत कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जीविका संरक्षण और विक्रय विनिमय योजना के अंतर्गत ठेला और फेरी पर सब्जी बेचने वाले लोगों को कचनीकरण किया गया, जिन्हें वेंडर जोन में से जगह उपलब्ध कराई जाएगी। और बता दें कि बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी के नगर पंचायत के कार्यालय में नगर पंचायत के अधिकारियों समेत बाजपुर तहसीलदार के साथ बैठक की गई। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा ठेला और फेरी से सब्जी और फल बेचने वालों के लिए चलाई जा रही जीविका संरक्षण और विक्रय अधिनियम लाभकारी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही वेंडर जोन में काम करने वाले लोगों को भी चिन्हित किया गया। आज नगर पंचायत सुल्तानपुर के अंतर्गत जो फेरी जो लगाते, फेरी लगा के ठेला व्यवसाय वगैरह अपना काम करते हैं, साग सब्जी वगैरह बेचते हैं, उनके लिए उनका 27 लोगों का चयन किया गया है और उनको स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। वेंडर जोन बनाया गया है। ये मीटिंग माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर जो है वेंडरों को, नगर क्षेत्र के वेंडरों को स्वावलंबी बनाने के लिए रखी गई है और इसमें राज्य सरकार के भी निर्देश हुए हैं। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री लाए हैं प्रदेश के युवा और उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के कुशल और अकुशल दस्तकार, काश्तकार, हस्तशिल्पी और बेरोजगार युवा कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन, डेयरी खोलना, खुद का मिल्क बूथ शुरू करना, मछली पालन, ढाबा, रेस्टोरेंट, दुकान खोलना, ब्यूटी पार्लर आदि। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्र ग्रामीण बैंकों से लोन मिल सकेगा। लोन पर सब्सिडी भी मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख और सर्विस सेक्टर में अधिकतम 10 लाख तक का लोन मिल सकता
है। सीमांत क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाने के लिए 25 लाख पर 25% यानी 6.25 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह दुरुस्त पहाड़ी जिलों में 10 लाख की परियोजना पर 25% यानी 2.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह बी श्रेणी के जिलों में ये सब्सिडी 20% है, जबकि मैदानी क्षेत्र में 15%। सामान्य श्रेणी के आवेदक को लागत की 10%, जबकि अन्य श्रेणी के आवेदक को 5% मार्जिन मनी जमा करनी होगी। तो आइए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अपनाएं और राज्य के विकास में भागीदार बने। योजना की अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। मेहमान को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी खाला की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नियम कायदे कानून से ही चले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ बैंक में नकली नोट जमा करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा भारतीय स्टेट बैंक के मल्लीताल स्थित मुख्य शाखा के मुख्य प्रबंधक द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर किया गया है। मोहम्मद यूनुस ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक की मल्लीताल शाखा में अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक लगभग 15,200 रुपए के 17 जाली नोट विभिन्न तिथियों को जमा किए गए। स्टेट बैंक की ओर से दी गई तहरीर में इन नोटों को जमा कराने वाले व्यक्तियों के बैंक खाता नंबर की जानकारी भी पुलिस को उपलब्ध कराई गई है। इनमें कुछ शराब कंपनियों से संबंधित लोग भी बताए जा रहे हैं। मल्लीताल पुलिस का कहना है कि 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साथ ही साथ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इनके लगभग 17 नोट इनके उसमें फेक पाए गए थे, तो उनको उस संबंध में इसमें फर्जी नोट रखने के आरोप में लगभग 16 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। खबर लालकुआ से है, जहां कोविड का बड़ा धमाका हुआ है। आपको बता दें कि 96 कोरोना जांच में 23 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बाकी 73 की रिपोर्ट में से 30 परिणामों में कोरोना निकला है और जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 29 पुलिसकर्मी शामिल हैं, जिसमें कोतवाली समेत पूरे क्षेत्र में सनसनी मची हुई है। वहीं कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक और नगर के बड़े अधिकारियों की रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है। क्षेत्र में कोरोना से संबंधित सबसे ज्यादा 30 से 29 पॉजिटिव वाली उक्त रिपोर्ट के बाद पूरे शहर को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। उप जिलाधिकारी विवेक राय ने लालकुआ और आसपास के लोगों को आगाह करते हुए घर में ही रहने की सलाह देते हुए कहा कि बेवजह घूमने से बड़ा खतरा मोल ले सकते हैं। अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए घर पर ही रहें। उत्तर भारत में मौसम ने करवट ली है और मानसून के कारण अब काफी जगह बारिश हो रही है। उत्तराखंड में भी तेज बारिश को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच हरिद्वार की मशहूर हर की पौड़ी पर आकाशीय बिजली गिरने के कारण भारी नुकसान हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में आकाशीय बिजली का कहर। हर की पौड़ी पर गिरी दीवार, कोई हताहत नहीं। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर बिजली गिरी। हरिद्वार में ढह गई 80 फीट की दीवार। उत्तर भारत में मौसम ने करवट ले ली है और मानसून के कारण अब काफी जगह बारिश हो रही है। उत्तराखंड में भी तेज बारिश को लेकर लगातार अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी बीच हरिद्वार की मशहूर हर की पौड़ी पर आकाशीय बिजली गिरने के कारण काफी नुकसान हुआ है। यहाँ बिजली गिरने से पूरी दीवार गिर गई और पूरे क्षेत्र में मलबा फैल गया। बता दें, उत्तराखंड के कई जिलों में इन दिनों बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर है विकास नगर की। आपको बता दें, मौसम विभाग की ओर से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। सोमवार देर रात को हरिद्वार में आकाशीय बिजली गिरी, जिससे हर की पौड़ी पर 80 फीट की दीवार गिर गई।
ये हादसा हर की पौड़ी में ब्रह्मकुंड के पास हुआ। हालांकि गनीमत की बात ये रही कि रात का वक्त होने के कारण यहाँ पर भीड़ नहीं थी। ऐसे में किसी को नुकसान नहीं पहुँचा। बिजली गिरने के साथ ही तेज बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। इस हादसे के बाद गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वरिष्ठ ने बताया कि गंगा सभा के सुरक्षा गार्डों और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मध्य रात्रि के समय आकाशीय बिजली गिरने से हर की पेड़ी की लगभग 80 से 100 फीट की दीवार गिर गई है। ये जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हर की पेड़ी के पीछे जो दीवार है वो गिर गई है। तो ये 2-2:30 बजे रात को गिरी है और इसमें ये बताया जा रहा है कि भारी बारिश के कारण ये दीवार गिरी है। कारणों की जांच की जा रही है कि किस वजह से ये दीवार गिरी है और फिर तदनुसार इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मॉनसून का सीजन होने के कारण अब लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली से लेकर यूपी और बिहार से लेकर उत्तराखंड में हर रोज बारिश हो रही है, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात के मौसम में पाए जाने वाले जोंकों, जिन्हें हिरुडिनेरिया नाम से जाना जाता है, हृदय रोग, गैंग्रीन के उपचार के साथ कई प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी जैसी शल्य चिकित्साओं के लिए उपयोगी साबित होने वाली जोंकों अब कम हो गई हैं। जोंक से उजड़ने प्रमुख कारण वाहनों से होने वाले प्रदूषण माना जा रहा है। पर्यावरणविद विनोद पांडे बताते हैं कि पहाड़ में बरसात के दौरान जंगलों और पैदल मार्गों पर जोंकों से सामना होना आम बात हो गई थी, लेकिन बदलते समय में प्रदूषण के कारण जोंकें बहुत कम हो गई हैं। हीरोडीन के इस रासायनिक गुण के कारण जोंक का प्राचीन काल में उपयोग हुआ करता था। आज हीरोडीन की अत्यधिक मांग होने के कारण यीस्ट में जीवाणुओं की सहायता से इसकी प्रयोगशाला में कई रिंग कैबिनेट का भी समान गुण वाले रसायन बनाए जाने लगे हैं। मानते थे कि जोंक शरीर में लगा देने से वो खराब खून को पी जाती है, लेकिन अब इसका एलोपैथी में विशेष रूप से सर्जरी में, और सर्जरी में भी माइक्रो सर्जरी जोंक होती है, ये जब हमारे खून पीती है तो उसमें एक लार में एक तत्व उड़ल देती है, जिसका नाम हो जाता है हीरोडीन। तो इसका नाम इसलिए हीरोडिनेरिया ग्रेन्युलोसा है, जो हमारी यहाँ पर जोंक है। तो हीरोडीन खून को जमने नहीं देता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। आम जन की सहभागिता से डेंगू के खतरे को रोका जा सकता है। डेंगू से बचाव के लिए सबसे सरल उपाय डेंगू फैलाने वाले मच्छरों को पनपने से रोकना है। घर और आसपास पानी एकत्र न होने दिया जाए। पानी की टंकी, जल भंडारण की वस्तुओं को ढक कर रखें। सभी गुलदस्तों, पानी के बर्तनों और कूलर का सारा पानी सप्ताह में एक बार अवश्य पूरी तरह से खाली कर दें। प्रिय प्रदेशवासियों, डेंगू का सीजन शुरू हो गया है, इसलिए मैं सभी उत्तराखंड वासियों से कहना चाहूँगा कि हम लोग कहीं पर भी अपने घर के आसपास, घरों के अंदर गमले होते हैं, उसमें अगर पानी एकत्रित होता है तो उसमें भी इसकी संभावनाएं होती हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कहीं पर भी पानी एकत्रित न होने दें। ये डेंगू मच्छर से बचने का सबसे अच्छा और सस्ता उपाय है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में हम, आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाएं तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। ऑल
India ISC Class 12 topper Sumit Kumar Tripathi of CMS Gomti Nagar Campus 1, who secured 99.75%, was awarded rupees 2 lakhs as prize by CMS. Online classes in CMS will continue till the government reopens schools. Prescribed syllabus, book list and timetable are available on www.cmseducation.org. Admissions open in CMS for nursery to class 11th. Contact concerned CMS campus or helpline number 9510200500. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। राजधानी देहरादून में कोविड महामारी जैसे जैसे अपने पैर पसार रही है, वैसे वैसे स्वास्थ्य विभाग द्वारा टेस्टिंग क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। जहां एक और सरकार के द्वारा अपनी कई टेस्टिंग लैब की शुरुआत की गई है, तो वहीं निजी लैब को भी टेस्ट करने की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही समय की बचत व समाज में इसके फैलाव को रोकने के लिए ICMR की गाइडलाइन के अनुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा देश के चिन्हित 31 रेड जोन से आने वाले सभी लोगों के एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं देहरादून की बात करें तो 13 जुलाई से इस टेस्ट की शुरुआत की गई थी। अब तक देहरादून जनपद में आने वाले ऐसे लोगों के 775 एंटीजन टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 27 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिनका कोविड केयर अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं सर्विलांस अधिकारी कोविड केयर डॉक्टर राजीव दीक्षित का कहना है कि इस टेस्ट की काफी सहूलियत मिली है। इसकी खास बात यह है कि इसकी टेस्ट रिपोर्ट 15 से 20 मिनट के बीच आ जाती है। और साथ ही डॉक्टर दीक्षित ने बताया कि जल्द ही जिले के अंदर कम्युनिटी भी इसकी शुरुआत POC के जरिए की जाएगी। हमारे जो नागरिक बाहर से आते हैं, दूसरे प्रदेशों से आते हैं, एयरपोर्ट पर या आशा रोड़ी दूसरे बॉर्डर्स के थ्रू जो है वहाँ हम इसका उपयोग कर रहे हैं। 13 तारीख से अभी शुरू किया है और अभी करीब जो है 775 टेस्ट किए गए थे, जिसमें से जो है 27 पॉजिटिव आए हैं। आज भी जो है करीब 100 से ऊपर टेस्ट किए थे, जिसमें से जो है 10 पॉजिटिव आए हैं। तो टेस्ट बहुत अच्छा है सर्विलांस के लिए जो है। कोटद्वार सिद्धवली मंदिर के पीछे नंदी में पुलिस ने SDRF की टीम मदद से एक युवक का शव बरामद कर लिया है। SDRF ने शव को नदी से निकालकर पुलिस के सौंप दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और आपको बता दें, कल राष्ट्रीय राजमार्ग दुगड्डा के पास के बादल फटने से एक कार बह गई थी, जिसमें 3 लोग सवार थे। SDRF की टीम द्वारा एक व्यक्ति को रेस्क्यू कर नदी से निकाल दिया गया था, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी और 2 लोग लापता थे। SDRF की टीम द्वारा दोनों युवकों के शवों को कोटद्वार काशीरामपुर से और सिद्धवली मंदिर के समीप नदी से रेस्क्यू कर बरामद कर लिया गया है। दोनों युवक स्थानीय बताए जा रहे हैं, जो कि गाजियाबाद जा रहे थे। ड्राइवर उसी समय मिल गए थे, जो ठीक उस समय तो जीवित थे, हॉस्पिटल ले गए थे और वहाँ उपचार के दौरान इनकी मौत हो गई थी। इनकी शिनाख्त कल ही हो गई थी भूपेंद्र सिंह नाम से। उसके बाद दूसरा शव हमें जो मिला था वो रात के करीब 8 बजे मिला था काशीरामपुर तल्लाखो नदी से। इसकी शिनाख्त हिमांशु गुप्ता निवासी दुगड्डा के रूप में हुई है। और अभी हमें थोड़ी देर पहले तीसरा शव मिला है, जिसकी शिनाख्त हुई है कुलभूषण बड़थवाल। ये रोहिणी तल्ली गाँव है दुगड्डा की तरफ, वहाँ के हैं। खबर विकास नगर से है, जहां अंतर्गत कालसी थाना क्षेत्र के जुड्डू मुख्य मोटर मार्ग करीब 12 किलोमीटर आगे यमुना पुल के पास एक लोडर ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। ट्रक ड्राइवर इस हादसे में बाल बाल बच गया है, जिसको मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने ट्रक से बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब मोरी क्षेत्र से ट्रक अनलोड होकर वापस लौट रहा था, जहां यमुना पुल के पास ट्रक अनियंत्रित होकर करीब 100 फीट गहरी खाई में जा गिरा, जिसके चलते ट्रक में सवार चालक घायल हो गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुनस्यारी में बीमार महिला गोविंद देवी का उपचार चल रहा है, पर ये एक्सक्लूसिव वीडियो दुर्गम क्षेत्रों के विकास की बात और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली में दिखावा साबित करने के लिए काफी है। ये रिपोर्ट देखिए।
ये तस्वीरें सूबे में विकास की बात को दर्शाती हैं। जरा गौर से देखिए दुर्गम क्षेत्रों के विकास की तस्वीरें। यह संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली महज दिखावा साबित करने को काफी है। जी हां, पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी तहसील के हरकोट गांव से विचलित करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां तहसील मुख्यालय मुनस्यारी को जोड़ने वाला मोटर मार्ग आपदा के चलते पूरी तरह से बंद है। हरकोट गांव निवासी गोविंद देवी जो बीमारी के कारण चल पाने की स्थिति में नहीं थी और उन्हें अस्पताल ले जाने की नौबत आ गई। फिर क्या था, गांव के करीब दर्जन भर युवाओं ने जिम्मेदारी समझते हुए विषम परिस्थितियों में उन्हें चिकित्सा केंद्र मुनस्यारी तक पहुंचाया। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। 2 डंडों और एक कुर्सी के सहारे बनाई गई डोली में बिठाकर टूटे हुए रास्तों और उफनते नालों को पार कर पाना साधारण काम नहीं होता है। यहाँ बीमारी के साथ अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़ती है। देखा कि सीमांत क्षेत्र में लोग कितनी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। फिलहाल तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुनस्यारी में बीमार महिला गोविंद देवी का उपचार चल रहा है, पर ये एक्सक्लूसिव वीडियो दुर्गम क्षेत्रों के विकास की बात और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली महज दिखावा साबित करने को काफी है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री लाए हैं प्रदेश के युवा और उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के कुशल और अकुशल दस्तकार, काश्तकार, हस्तशिल्पी और बेरोजगार युवा कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन, डेयरी खोलना, खुद का मिल्क बूथ शुरू करना, मछली पालन, ढाबा, रेस्टोरेंट, दुकान खोलना, ब्यूटी पार्लर आदि। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्र ग्रामीण बैंकों से लोन मिल सकेगा। लोन पर सब्सिडी भी मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख और सर्विस सेक्टर में अधिकतम 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। सीमांत क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाने के लिए 25 लाख पर 25% यानी 6.25 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह दुरुस्त पहाड़ी जिलों में 10 लाख की परियोजना पर 25% यानी 2.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह बी श्रेणी के जिलों में ये सब्सिडी 20% है, जबकि मैदानी क्षेत्र में 15%। सामान्य श्रेणी के आवेदक को लागत की 10%, जबकि अन्य श्रेणी के आवेदक को 5% मार्जिन मनी जमा करनी होगी। तो आइए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अपनाएं और राज्य के विकास में भागीदार बने। योजना की अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। Mount Litra Z School, Unnao, number 1 in academics, number 1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया